आपका जो पहला चैप्टर है क्लास 12th फिजिक्स में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, और जो दूसरा चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये दोनों चैप्टर्स आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंडर आते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। यानी कि अगर इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट पे हो तो उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज जिस फिजिक्स की ब्रांच में स्टडी की जाती हैं, उस ब्रांच को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोला जाता है। जैसे मान लो यहां पे हमारे पास एक चार्ज है Q। अब ये चार्ज अगर रेस्ट पे है, चल नहीं रहा है, ऐसे पड़ा हुआ है, तो इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो कुछ और होंगी। और अगर ये चार्ज मोशन में है, यानी कि चल रहा है, तो इसकी प्रॉपर्टीज कुछ और होंगी। तो रेस्ट में जब चार्ज है, उसकी प्रॉपर्टीज को जब हम स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को फिजिक्स की क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और क्या प्रॉपर्टीज हैं? जब एक चार्ज रेस्ट पे होता है तो हम जानना चाहते हैं कि वो क्या फोर्स एक्सर्ट करता है, उसके अराउंड फील्ड क्या होती है, उसका पोटेंशियल क्या होता है। तो ये सारी चीजें हम लोग स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंडर। लेकिन बार बार हम लोग वर्ड यूज कर रहे हैं चार्ज। पहले हम ये समझ लें कि ये चार्ज होता क्या है, चार्ज है क्या। तो बच्चों, जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास दो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स हैं। जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास है एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा है प्रोटॉन। आप जानते हो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है। नहीं जानते तो अब याद कर लो कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो जब हमने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे एक्सपेरिमेंट किया, उनको पास रखा, तो ये दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे की तरफ बहुत ही ज्यादा स्पीड से चल पड़े। अब हमने सोचा कि यार ये एक दूसरे की तरफ ऐसे क्यों जा रहे हैं। एक तो हमें पता था कि पार्टिकल्स के बीच में या बॉडीज के बीच में एक फोर्स होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसका फॉर्मूला होता है ये Gm1m2/r²। बट प्रॉब्लम ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यू है वो बहुत कम होती है ड्यू टू द वैल्यू ऑफ जी की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। यूनिट आप बना सकते हो न्यूटन, ये इधर जाएगा मीटर स्क्वायर, ये दोनों नीचे जाएंगे केजी स्क्वायर नीचे। ठीक है, खैर इसकी वैल्यू इतनी छोटी है, देखो 10⁻⁻11 में है। ठीक, इसकी वैल्यू इतनी छोटी है कि दो पार्टिकल्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत वीक होती है। और उसका सिग्निफिकेंस तभी पता चलता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का सिग्निफिकेंस तभी पता चलता है अगर बॉडीज के जो मासेस हैं वो काफी ज्यादा हों। जैसे प्लैनेट्स के मासेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो प्लैनेट्स के बीच की ग्रेविटेशनल फोर्स का पता चलता है आपके रूम में रखी दो चीजों के बीच की ग्रेविटेशनल फोर्स का पता नहीं चलता है, क्योंकि उनके मासेस कम है। अब इन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को देखो यार, इनके मासेस तो बहुत ही ज्यादा कम है। अगर हम ऑर्डर की बात करें तो नियरली इलेक्ट्रॉन का मास इतना है और प्रोटॉन का मास इतना है। और इन दोनों मासेस को अगर आप यहां पुट कर देंगे और साथ में जी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फोर्स इतनी वीक हो जाएगी कि ये दोनों जिस तरीके से एक दूसरे की तरफ भागे हैं, इतना स्ट्रांगली उस फोर्स से अट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली इन पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ग्रेविटेशनल फोर्स तो नहीं है। तो बाद में हमने एक्सपेरिमेंट से पता लगाया ये एक नई तरह की फोर्स है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स मास पे डिपेंड करती है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इनकी किसी प्रॉपर्टी पे ही डिपेंड करती होगी, और उस प्रॉपर्टी को हमने नाम दिया चार्ज। सो चार्ज को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि चार्ज इज अ प्रॉपर्टी of a particle due to which it exerts electrostatic forces on other charge particles। मतलब चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से पार्टिकल्स एक दूसरे पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट करते हैं, या फिर क्योंकि चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से पार्टिकल्स किसी भी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे मासेस ग्रेविटेशनल फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, ऐसे ही अगर किसी पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स लग रही हो तो समझ जाओ उस पार्टिकल पे क्या है, चार्ज है। तो हमें एक नई फोर्स को एक्सप्लेन करने के लिए एक नई प्रॉपर्टी चाहिए थी पार्टिकल की, और उस पार्टिकल की प्रॉपर्टी को हमने नाम दिया चार्ज का। और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से हमें यह पता चला कि अनलाइक मासेस जो एक ही तरह का होता है, चार्ज दो तरह का होता है, और हमने उसको नाम दिया पॉजिटिव और नेगेटिव। चार्ज एक बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है, पूरे सिलेबस में आपके बार बार चार्ज आएगा।
तो चार्ज के बारे में पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग समझ लें। चार्ज का जो सिंबल है उसको हम स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, और चार्ज की जो यूनिट है उसको हम लोग बोलते हैं कूलम, जिसका सिंबल है कैपिटल सी। कूलम बड़ी यूनिट है तो हम बहुत बार छोटी यूनिट्स भी यूज करते हैं, ऐसे MC लिखा हुआ आपको मिलेगा, जिसका मतलब होता है मिली कूलम। मिली कूलम होता है 10⁻³ कूलम। और एक आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, इसको बोलते हैं माइक्रो कूलम, और ये होता है 10⁻⁻6 कूलम। म्यू का जो सिंबल है वो माइक्रो का होता है। ठीक, तो ये इंट्रोडक्शन था जस्ट, ताकि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज और चार्ज की यूनिट सिंबल वगैरह के बारे में पता चल जाए। आगे बढ़ते हैं। अब सवाल है कि हम बार बार टर्म यूज करेंगे, बॉडी को चार्ज करना, बॉडी को चार्ज करना। बॉडी को चार्ज करने का मतलब क्या है? जैसे हमारे पास यहाँ पर एक बॉडी है और सपोज हम कह रहे हैं हम इसे चार्ज करते हैं, तो बच्चों आपने पढ़ा है कि सारी बॉडीज जो हैं वो किससे बनी होती हैं? ऑल द बॉडीज आर मेड अप ऑफ एटम्स। और एटम न्यूट्रल होता है, क्योंकि एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन पे जितना नेगेटिव चार्ज होता है, एक प्रोटॉन पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और एटम एज अ होल न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसमें इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। तो एटम का स्ट्रक्चर आप जानते हो कि एटम के स्ट्रक्चर में यहाँ सेंट्रल कोर होता है, जिसमें बहुत टाइटली पैक्ड हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तो बहुत टाइटली पैक्ड हैं, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही ऐसा पार्टिकल है जिसको एटम में से निकाला जा सकता है, राइट? तो अगर आप इस बॉडी के एटम्स को कुछ एनर्जी दो, आपने इस बॉडी के एटम्स को कुछ एनर्जी दी, किस तरीके से देंगे वो हम देखते हैं। तो ये बॉडी के एटम्स में आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बाहर आ सकते हैं, और वो बॉडी से भी बाहर आ सकते हैं। ऐसे केस में ये बॉडी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं वो कम हो जाएंगे, तो ये ओवरऑल बॉडी क्या हो जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। इसी तरीके से आप इलेक्ट्रॉन्स निकालने की बजाय अगर इस बॉडी को कुछ इलेक्ट्रॉन्स दे दो, तो ये बॉडी क्या हो जाएगी? नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो किसी भी बॉडी को चार्ज करने का सिंपल सा यही मतलब है बच्चों, कि हम उसमें से या तो इलेक्ट्रॉन्स निकाल लें या उसमें इलेक्ट्रॉन्स डाल दें। अ न्यूट्रल बॉडी कैन बी चार्ज्ड बाय ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन्स। पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट, एंड नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड। अब सवाल है कि इलेक्ट्रॉन हम बॉडी से निकालें कैसे, या बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स दें कैसे? तो उसके लिए आपको बॉडी को एनर्जी देनी पड़ेगी किसी भी तरीके से। सबसे सिंपल तरीका है चार्जिंग बाय रबिंग। अगर आप दो बॉडीज को आपस में रब करना शुरू करो, ये दो बॉडीज हैं, इनके सरफेस कांटेक्ट में आके आपने इनको ऐसे रब करना शुरू किया, तो रब करने से क्या होता है? जो इन बॉडीज के सरफेसेस हैं वो सरफेसेस क्या हैं? रफ, उनमें है फ्रिक्शन। तो जब आप बॉडी के सरफेसेस को रब करोगे तो फ्रिक्शन को ओवरकम करने में जो एनर्जी लगेगी वो किस फॉर्म में अपीयर होगी? वो हीट की फॉर्म में अपीयर होगी, और उस हीट को यूज करके इलेक्ट्रॉन्स, जिस भी बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स लूजली पैक्ड हैं, वो निकल के दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होने लगेंगे। इससे क्या होगा? ये जो बॉडी है बी जिसमें इलेक्ट्रॉन्स गए हैं, और ये बॉडी ए है जिससे इलेक्ट्रॉन गए हैं, तो बी जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी और ए जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। सिंपल। इसका एक एग्जांपल है, जब आप ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रब करते हो, तो ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन्स निकल के सिल्क क्लॉथ में ट्रांसफर हो जाते हैं, और सिल्क क्लॉथ नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। ऑब्वियसली फिर ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगेंगे, अगर एक पॉजिटिव चार्ज हो गया और दूसरा नेगेटिव चार्ज हो गया, तो रबिंग के बाद ये एक दूसरे को क्या करने लगते हैं? अट्रैक्ट करने लगते हैं। बट ये जो रबिंग का आप एग्जांपल देखोगे, आप देखोगे इसमें हमेशा जो हम बॉडीज की बात करेंगे वो सिर्फ इंसुलेटिंग बॉडीज होंगी, मेटेलिक नहीं होंगी, क्योंकि आप जानते हो मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इस बात का मतलब यह है कि मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्रीली ट्रेवल कर सकते हैं, नॉन मेटल में नहीं कर सकते। अब आप सोचो कि ये एक नॉन मेटल की आपके पास रॉड है, प्लास्टिक की रॉड है,
आपने ग्लास रॉड है, प्लास्टिक रॉड है, रबर रॉड है, आपने इस पार्ट को कुछ इलेक्ट्रॉन्स दिए, आपने इस पार्ट को कुछ इलेक्ट्रॉन्स दिए। अब वो इलेक्ट्रॉन चल के पूरी बॉडी में तो जा नहीं सकते, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली ट्रेवल नहीं कर सकते, ये इंसुलेटर है। तो इतना पार्ट इसका नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और ये पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करने लगेगा। लेकिन अगर यही कॉपर रॉड होती, मतलब मेटल की रॉड होती, तो आपने जब इसको इलेक्ट्रॉन्स यहां से भी दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इलेक्ट्रॉन्स इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएंगे। और जब थोड़ा सा चार्ज आप दोगे जो पूरी बॉडी पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो वो बॉडी इतना कैपेबल नहीं रहेगी कि वो आसपास की बॉडीज को अट्रैक्ट कर सके, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा। तो ये जो एक्सपेरिमेंट्स है ना, ये वाले एक्सपेरिमेंट्स रबिंग वाले, ये आपको इंसुलेटिंग बॉडीज पे ही करने होंगे। एक और एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। अगर आप प्लास्टिक रॉड को किसी फर जैसी चीज के साथ रब करेंगे, तो फिर फर से निकल के इलेक्ट्रॉन्स प्लास्टिक रॉड में ट्रांसफर हो जाएंगे, प्लास्टिक रॉड नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, फर जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। आप इसके लिए प्लास्टिक रॉड और कैट्स फर ले सकते हैं। तो ये रबिंग से इन पे क्या आ जाते हैं, स्टैटिक चार्जेस। स्टैटिक ही तो हैं। अभी जैसे पिछले एग्जांपल में बताया कि जो प्लास्टिक रॉड है उसके किसी भी एक पार्ट को चार्ज दोगे तो चार्ज वहीं रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं चार्ज की प्रॉपर्टीज की। चार्ज की तीन बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। पहली है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, दूसरी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तीसरी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आगे बात करेंगे जिसके बारे में। एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या है बच्चों, क्योंकि चार्ज है एक स्केलर क्वांटिटी। तो अगर एक बॉडी है, इस बॉडी पे एक चार्ज है, सपोज एक चार्ज हमने दिया इसको +1 कूलम का, फिर हमने इसको चार्ज दिया +2 कूलम का, फिर हमने इसको चार्ज दिया -5 कूलम का, और अब आप निकालना चाहते हो कि इस बॉडी पे टोटल चार्ज क्या होगा, तो आप सिंपली 1 + 2 + -5 यानी इन चार्जेस को डायरेक्ट ऐड कर दोगे। जो पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव ले लोगे और जो नेगेटिव है उसको नेगेटिव ले लोगे। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज इज कॉल्ड एडिटिविटी ऑफ चार्ज। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द नेट चार्ज ऑन अ सिस्टम वी हैव टू जस्ट ऐड algebraically all the charges present in the system. Second one is conservation of charge. मान लो हमारे पास एक आइसोलेटेड बॉडी है या आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ बॉडीज है। क्या मतलब है इस बात का, जैसे मान लो ये दो बॉडीज हैं, एक ये पिंक वाली बॉडी ले लेते हैं और एक ये ग्रीन वाली बॉडी ले लेते हैं। ये दोनों न्यूट्रल हैं, तो इस पे भी जो चार्ज है वो जीरो होगा, और पिंक वाली बॉडी पे जो चार्ज है ये भी जीरो होगा। अब आपने इन बॉडीज को आपस में रब किया। अभी किसी तीसरी बॉडी को इग्नोर कर दो कि किसने रब किया, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मान लो ये दोनों बॉडीज आपस में इनके सरफेसेस रब किए जाते हैं, रब हो जाते हैं, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल के इस बॉडी से इस बॉडी में ट्रांसफर होने लगेंगे। अब ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है क्योंकि ये दोनों आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं और बाहर की किसी तीसरी बॉडी के साथ कांटेक्ट में नहीं है किसी भी तरह से। तो लॉ ये कहता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का लॉ ये कहता है कि टोटल चार्ज पूरे सिस्टम पे यानी इन दोनों बॉडीज पे मिला के क्या रहेगा, सेम रहेगा। कैसे, रब करने से पहले टोटल चार्ज क्या था, 0 + 0 यानी कि 0। तो रब करने के बाद इस पे जितना भी नेगेटिव चार्ज अपीयर हुआ है, इस पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा, ये पक्की बात है। क्योंकि रब करने से पहले 0 था, तो रब करने के बाद भी टोटल क्या रहना चाहिए, 0। This is a very important property of charge which is called conservation of charge. Most important property of charge is क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब है, उसके लिए आप सबसे पहले क्वांटाइजेशन वर्ड का मतलब समझ लो। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि जब कोई भी चीज, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी एक कॉन्टिन्यूअस वैल्यूज ना ले सके। जैसे ये नंबर लाइन है मान लो, ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक क्वांटिटी है जिसकी ये वैल्यू तो हो सकती है, ये सारी वैल्यूज नहीं हो सकती, फिर उसकी ये वैल्यू हो सकती है, ये सारी वैल्यूज नहीं हो सकती, तो हम बोलेंगे कि वो क्वांटिटी जो है वो क्वांटाइज्ड है। अब चार्ज में क्वांटाइजेशन का क्या काम, क्योंकि बच्चों जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो है इलेक्ट्रॉन, जो कि चार्ज्ड है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो चार्ज्ड है और इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है वो इलेक्ट्रॉन है। तो जब आप एक बॉडी को चार्ज करते हो तो आपने इन दोनों बॉडीज को आपस में रब करके चार्ज किया, तो इस बॉडी से इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए, मान लो ए से बी में।
तो मिनिमम टू मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या है कि ए से बी में एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, ये ई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का साइन होता है ना। छोटी से छोटी पॉसिबिलिटी है भाई, इससे कम तो पॉसिबिलिटी नहीं है, आधा इलेक्ट्रॉन टूट के तो ट्रांसफर नहीं होगा। तो अगर ए से बी में एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो फिर बी पे कितना चार्ज आया, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम, और इस पे चार्ज हो गया जो प्रोटॉन का चार्ज होता है वो होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। अच्छा, अब अगर ए से बी पे अगली पॉसिबिलिटी क्या है कि एक और इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा, अभी भी आधा इलेक्ट्रॉन टूट के तो नहीं जाएगा ना। अब आप ये तो कह नहीं सकते कि अगला केस ये भी हो सकता है कि बी पे 1.5 इलेक्ट्रॉन्स हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो अब बी पे मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या है कि बी पे 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और ए से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल के जा सकते हैं। तो अगर बी पे मान लो एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, तो बी पे जो चार्ज होगा वो इतना होगा, विच इज -3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो पहली पॉसिबिलिटी बी पे या ए पे चार्ज की क्या थी, ये वैल्यू। अगली पॉसिबिलिटी चार्ज की क्या है, ये वैल्यू। और इन दोनों वैल्यूज के बीच में भी बहुत सारी वैल्यूज हैं, बट वो सारी वैल्यूज किसी भी बॉडी पे कभी भी चार्ज की हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर आप कहते हो कि एक बॉडी पे इनके बीच की कोई वैल्यू पकड़ लो, मान लो एक बॉडी पे -2.3 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज है, ये कैसे हो सकता है। इसका मतलब है एक इलेक्ट्रॉन पूरा गया है और एक इलेक्ट्रॉन का थोड़ा सा हिस्सा टूट के गया है, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो एक बॉडी पे जो चार्ज है वो हमेशा इस वैल्यू का, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का ही कोई मल्टीपल होगा। अगर उस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन आए हैं तो इतना नेगेटिव चार्ज होगा, और अगर गए हैं तो पॉजिटिव चार्ज होगा, लेकिन होगा हमेशा इलेक्ट्रॉन के चार्ज का ही मल्टीपल। अब इसी चीज को अगर हम स्टेटमेंट में बोलें तो हम इसको बोलेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। द चार्ज ऑन एनी बॉडी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज मतलब E, that is the charge on a single electron. This phenomena is called quantization of electric charge। और इसको हम सिंबल्स में लिखेंगे कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है Q, वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का ही कोई इंटीग्रल मल्टीपल होता है, यानी 1 इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 2 इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 3 इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इस तरीके से। और इस फॉर्मूले में आगे आप प्लस माइनस लगाओगे, क्योंकि जिस बॉडी से n इलेक्ट्रॉन्स निकले उस पे इतना पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जिस बॉडी में n इलेक्ट्रॉन्स गए उस पे इतना नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस चैप्टर का, Q इक्वल टू प्लस माइनस NE। सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि चार्ज कॉन्टिन्यूस वैल्यूज कहां ले रहा है, चार्ज किसी भी बॉडी पे हमेशा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का ही मल्टीपल हो सकता है ना, उसके अलावा तो चार्ज की कोई वैल्यू ही नहीं हो सकती। इस पे एक एग्जांपल देखते हैं। A polythene piece rubbed with wool is found to have a negative charge of 160 microcoulomb। एक पॉलीथीन पीस को वूल से रब किया तो उस पे 160 माइक्रोकूलम का चार्ज आ गया। माइक्रोकूलम यानी 160 इंटू 10⁻⁻19 कहां से आ गया, 6 कूलम। फिर कह रहा है कि एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। तो सिंस Q इक्वल टू NE, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं तो पॉलीथीन पीस पे चार्ज है नेगेटिव, तो इसको माइनस ले लो, ठीक। और इस फॉर्मूले में पुट कर दो -160 इंटू 10⁻⁻19 इक्वल टू n इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6, सॉरी
A polythene piece rubbed with wool is found to have a negative charge of 160 microcoulomb. Q है -160 माइक्रोकूलम. माइक्रोकूलम मतलब 10⁻⁻6 कूलम. Estimate the number of electrons transferred and identify the direction of transfer. अगर पॉलीथीन पीस पे नेगेटिव चार्ज है तो ऑब्वियसली वूल से पॉलीथीन पे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए होंगे. ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है. तो ये हमको कह रहा है कि डायरेक्शन भी बताओ ट्रांसफर की. तो ये डायरेक्शन हमको पता लग गई. और फिर कह रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी निकालो. और हमें पता है Q जो होता है वो N इंटू E होता है. और Q है -160 इंटू 10⁻⁻6. N हमें निकालना है. E होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19. ये भी कूलम में होगा, ये Q भी कूलम में होगा. तो हमने इनको यूनिट्स को नहीं रखा, यूनिट्स कट गई. अब माइनस से माइनस कटा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 160 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19. तो 1.6 से 160 कटा, जहां पे बचेगा 100. ये हो गया 10⁻⁻4 प्लस 19. तो आंसर हमारा आ गया 10⁻15 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गए. पूछा इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन. ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन कोई मासलेस पार्टिकल थोड़ी है. अगर वूल से पॉलीथीन पे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि मास भी ट्रांसफर हुआ है. तो मास निकालें. कितना मास ट्रांसफर हुआ होगा भाई? मास ट्रांसफर्ड इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 10⁻15. तो टोटल कितना मास ट्रांसफर हुआ? 9.1 इंटू 10⁻⁻16 kg का मास भी ट्रांसफर हुआ फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन.